Everyone, very warm welcome to Law Point Channel. Myself Saurabh Yadav, your legal aptitude mentor, also studies mentor. बच्चों, आज हम लोग ऐसा टॉपिक करने जा रहे हैं जहाँ से मैक्सिमम सवाल आपसे पूछे जाते हैं, है ना। तो इस टॉपिक को पढ़ ले रहे हैं। इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो होते हैं आपके एग्ज़ाम में जो पूछे जाते हैं उसको हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। और सबसे बड़ी बात ये है कि इसमें से अक्सर आपको 4 से 5 नंबर आपके एग्ज़ाम में आपको मिल जाते हैं, है ना। तो ये आर्टिकल्स हैं, इनको कैसे हम लोग देखते हैं, कैसे इसको याद करते हैं, ये सब बड़ी बात है। साथ ही साथ आर्टिकल को समझना होता है, भाई उस आर्टिकल में कहा क्या गया है। साथ ही साथ आपको एक ही साथ उसको देखना भी पड़ता है कि भाई वो सेक्शंस याद, क्योंकि वो नंबरिंग होती है एटलीस्ट, तो आपको ये भी देखना पड़ता है कि भाई वो नंबर्स मुझे याद हैं कि नहीं। ठीक, फिलहाल वो हम लोग अभी ये सीखेंगे इन आर्टिकल्स में। ठीक, आर्टिकल्स पर हम लोग 2 पार्ट में पढ़ेंगे, 2 पार्ट्स में होंगे, पार्ट 1 पार्ट 2 में। ठीक, तो शुरुआत करते हैं। सभी लोग तैयार हैं पूरा जोश से भाई। सभी बहुत आधे बच्चों को मैंने देखा कि उनके एग्ज़ाम्स 5 तारीख को हैं, इसलिए मैं थोड़ा, आप ये कहें कि मैं थोड़ा डिसिप्लिन में हो गया कि भाई 5 से पहले वीडियोस एटलीस्ट जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं दे दिए जाए। बाकी के स्टूडेंट जिनका एग्ज़ाम 10 के बाद हैं उनको कुछ वीडियोस और दी जाएंगी, लेकिन वो अभी वेटिंग प्रोसेस में है। फ़िलहाल शुरू करते हैं इस सेशन को। हम लोग बात करते हैं आर्टिकल 76, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। आर्टिकल 76, आर्टिकल 76 बात करता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की बात करता है। कानून का पहला विधि अधिकारी, ज़रा बोल के बताओ, कानून का पहला विधि अधिकारी कौन है भाई? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। इसको हम लोग हिंदी में भी अटॉर्नी बोलते हैं ना। आ रही बात समझ में सभी को? क्लियर रहेगा? या फिर हिंदी में हम लोग इनको महान न्यायवादी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? महान न्यायवादी। न्याय में महान आदमी हैं ये। ठीक, सेंट्रल के तरफ से काम करते हैं। सेंट्रल के जितने भी मुद्दे होते हैं, जितने भी लीगल इशू होते हैं, सारे हैंडल यही करते हैं। एक ऐसा पर्सन है जो आपके संसद में क्या कर सकता है भाई? जा सकता है, वहाँ की कार्रवाई देख सकता है, सुन सकता है, लेकिन वोट नहीं दे सकता। या किसी भी कोर्ट में जाकर बैठ सकते हैं, वहाँ भी उसकी हियरिंग सुन सकते हैं। इनको इतने राइट्स दिए गए हैं। याद रहेगा सभी, ये कौन है? महान न्यायवादी। वैसे इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। आपसे पूछा जाए कहाँ डिफाइंड है तो बताइएगा सर ये 76 में, 76 में डिफाइंड है। क्लियर? अगले सेक्शन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं। अगला आर्टिकल है भाई एडवोकेट जनरल। इनको हिंदी में हम लोग बोलते हैं महाधिवक्ता। ठीक, महाअधिवक्ता, अधिवक्ता आप भी बनेंगे, जिसको हम लोग एडवोकेट बोलते हैं, लेकिन इनके सामने लगा है महाअधिवक्ता, या इंग्लिश में हम लोग बोलें तो एडवोकेट जनरल इनको बोलते हैं। इनको डिफाइन किया गया आपके कॉन्स्टिट्यूशन के सेक्शन 165 में। इनके काम को पहले अच्छे से जान लो बच्चा। जैसे कि आपके महान न्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया आपके सेंट्रल में काम करते हैं, सेंट्रल के सारी बातें सुनते हैं, मतलब जो भी लीगल इश्यूज होते हैं हैंडल करते हैं। वैसे ही सेम प्रोसेस आपके राज्य के लेवल पर, जैसे आप किसी बिहार से होंगे, यूपी से होंगे, झारखंड से होंगे, पंजाब से होंगे, तो उस राज्य में ये लोग काम करते हैं। कौन? महाधिवक्ता। राज्य के जितने भी लीगल इशू होते हैं, जितने भी लीगल मैटर होते हैं, सारे के सारे समझो ये सरकार का वकील हैं। सरकार के क्या हैं भाई? सरकार के वकील हैं। ये सरकार के सारे काम करते हैं। इनको हिंदी में क्या बोलते हैं? महाधिवक्ता। वैसे इनको बोलते हैं एडवोकेट जनरल। 165 में डिफाइंड है, 165। अगली धारा की तरफ बढ़ते हैं। अगली धारा आपका है आर्टिकल 50। आर्टिकल 50, इसको आर्टिकल को हम लोग हिंदी में अनुच्छेद भी बोलते हैं। तो आर्टिकल 50 बात करता है कि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। वो बताता है भाई कि जुडिशरी क्या है? इंडिपेंडेंट है, या आप ये कहें कि जुडिशरी जो है वो सेपरेट भी है। ठीक, मतलब इसमें आपसे ये 2 बातें पूछ सकता है भाई, इंडिपेंडेंट ऑफ जुडिशरी। साथ ही साथ आपको ये बताया गया है कि इसमें भाई जो आपकी विधायिका है, जो आपकी कार्यपालिका है और जो आपकी न्यायपालिका है, तीनों अलग अलग विंग्स हैं, वो किसी देश को चलाने में काम करती हैं। ठीक, या इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं भाई इंग्लिश में कि ये क्या है भाई? जो आपकी जुडिशरी है, जो आपका एग्जीक्यूटिव है और जो आपका लेजिस्लेचर है, वो तीनों ही क्या है? अलग अलग हैं। तीनों के अलग अलग काम हैं, वो अपने आम को अपने तरीके से करते हैं। तो ये डिफाइंड कहाँ है? ये आपके अनुच्छेद 50 में डिफाइंड है। सभी बच्चों को याद हो गया तो ज़रा बताओ भाई, याद हो गया? कमेंट बॉक्स में लिखो याद हो गया सर। चलो अगले आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं।
जो 20(3) बात करता है, देखो 20(3) है ना, आर्टिकल 20 सब क्लॉज 3, ये आपसे पूछा जाए ये किसकी बात करता है, तो ये अभियुक्त का अधिकार बात करता है। जैसे कहें कि एक्यूज्ड का राइट जो होता है ना, 20(3) किसकी बात कर रहे भाई, एक्यूज्ड के राइट के विषय में बात हो रही है, ठीक। हालांकि सेक्शन 20 एक्यूज्ड के ही विषय में बात करता है, उसके राइट के विषय में ही, ठीक। अब देखो अगले सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं। आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, हमें क्या है, जीवन जीने का अधिकार है, और व्यक्तिगत है ना, पर्सनल जो हमारा व्यक्तिगत स्वतंत्रता है वो भी हमको मिलनी चाहिए। ये बात करता है आपका अनुच्छेद 21 आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। इस सेक्शन को इस आर्टिकल को आप सभी अच्छे से याद कर लें। अब बात करते हैं अनुच्छेद 131 आर्टिकल 131 की, जो बात करता है ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। आपकी जो सुप्रीम कोर्ट है ना, उसका ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन क्या है। ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन में क्या करता है भाई, ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन में ये आपके राज्य के मुद्दे सुनता है। जैसे कि दो राज्य आपस में लड़ गए, या फिर एक केंद्र है, मोदी जी योगी जी आपस में लड़ गए, तो इनको कौन अब निपटाएगा भाई, इनको निपटाएंगे कौन, जुडिशरी। किसके थ्रू सुनती है ये केसेस, ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन के, ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन के क्षेत्राधिकार में सुप्रीम कोर्ट के आता है। ये किस में होता है, आपके अनुच्छेद 131 में दिया गया है, या फिर कहें आर्टिकल 131 में दिया गया है। चलें आगे बढ़े हम लोग। चलो, बहुत ही इम्पॉर्टेंट, वेरी 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 इम्पॉर्टेंट आर्टिकल 32 जो है रिट ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का रिट का अधिकार। ये आपसे पूछा जाएगा, बताओ भाई जो आपका फंडामेंटल राइट का वायलेशन होता है, जो आपके मूल अधिकार का वायलेशन होता है, वो सुप्रीम कोर्ट किस अनुच्छेद के तहत आपको दिलवाती है, तो आपको बताना पड़ेगा वो हमें अनुच्छेद 32 के तहत, आर्टिकल 32 के तहत वो फंडामेंटल राइट्स जो वायलेट हुए हैं, है ना, वो रिट के माध्यम से, वो 5 तरीके के रिटें हैं। सभी लोग मुझे 5 रिट कमेंट बॉक्स में लिखकर बताओ वो 5 रिट क्या हैं। आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल 136 जो सुप्रीम कोर्ट के अपीलेट ज्यूरिसडिक्शन की बात करता है, अपील की बात करता है, ये अनुच्छेद बताता है, ये आर्टिकल बताता है 136 बताता ये है कि सुप्रीम कोर्ट जो आपकी है उसके पास आपकी अपील सुनने की पावर है। जैसे आप किसी डिसीजन से क्या होते हैं, हताहत हो जाते हैं भाई, वो आपको लगता है कि आपके साथ अन्याय हुआ है, तो आप अपील करते हैं, है ना, हायर कोर्ट्स में अपील करते हैं। ये सुनने का पावर कैसे कोर्ट के पास आता है, अलग अलग एक्ट के थ्रू आता है। सुप्रीम कोर्ट को ये पावर कैसे दी गई है, तो ये आपके अनुच्छेद 136 के तहत सुप्रीम कोर्ट को अपील सुनने की अधिकारता दी गई है। क्लियर बात है एकदम, दूध पानी पानी हो गया सभी को, ज़रा बताओ कमेंट बॉक्स में। आओ बढ़ते हैं अगले सेक्शन की तरफ। इस वाले सेक्शन को हम लोग लास्ट में पढ़ेंगे, क्योंकि ये आपके इंटरनेशनल लॉ से रिलेटेड है। तो इंटरनेशनल लॉ के 2-3 सेक्शन आर्टिकल्स हैं जो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। क्लियर, बढ़ते हैं अगले सेक्शन आर्टिकल की तरफ, वो है 143 जो बात करता है सुप्रीम कोर्ट की एडवाइजरी जुरिसडिक्शन, है ना, एडवाइजरी जुरिसडिक्शन कि कैसे सलाह देगा भाई, सलाह देने का अधिकार, सुप्रीम कोर्ट का सलाह देने का अधिकार होता है। जो आपसे पूछा जाता है, बताओ भाई सुप्रीम कोर्ट किस अनुच्छेद के तहत सलाह देने का अधिकार दिया गया है, या पूछेगा कि सुप्रीम कोर्ट को एडवाइजरी जुरिसडिक्शन किस में दिया गया है, तो आप बताएंगे सर 143 में। सभी को क्लियर है, ये सवाल आ भी चुके हैं बहुत बार पहले, है ना, इस बार भी आएंगे। अब बात करते हैं आर्टिकल 124 की, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। यहाँ जितने लिखे गए हैं सब इम्पॉर्टेंट ही हैं, लेकिन इसमें कुछ वेरी 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 इंपॉर्टेंट है ना, हालांकि इंपॉर्टेंट सब हैं लेकिन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में भी हैं कुछ। 124 ये सुप्रीम कोर्ट के जजेस की नियुक्ति की बात करता है भाई, सुप्रीम कोर्ट के जजेस कैसे अपॉइंट किए जाते हैं उसकी पूरी चर्चा करता है ना। देखो सुप्रीम कोर्ट के जजेस की अपॉइंटमेंट की पूरी चर्चा किस में की गई है, 124 में, 124 में। चलो
आगे बढ़ते हैं। उसी तरीके से अनुच्छेद 217 में बात की गई है हाई कोर्ट के जो जजेज होंगे उनका अपॉइंटमेंट कैसा होगा, जजेज कैसे भरे जाएंगे हाई कोर्ट में, है ना, मतलब हाई कोर्ट का जज कौन बनेगा, ये कैसे चुना जाता है, उनका अपॉइंटमेंट, उनको नियुक्त कैसे किया जाता है, ये सारे प्रोसेस आपके अनुच्छेद 217 में बताए गए हैं हाई कोर्ट के लिए। और जबकि 124 में सुप्रीम कोर्ट में जजेस की नियुक्ति कैसे होगी, ये सारी चीज़ें बताई गई हैं। बताओ यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है, हाँ या ना। चलो अब बात करते हैं। अब आर्टिकल 233 में बात करता है अपॉइंटमेंट ऑफ जिला जज। आपके जो जिला जज होते हैं, जो जिला न्यायाधीश हैं, उनकी अपॉइंटमेंट कैसे होती है वो आपको अनुच्छेद 233 में बताया हुआ है। याद रहेगा सभी को, क्लियर है। बताओ मुझे किसकी बात कर रहा है भाई, जो ज़िले में आपके जज होते हैं, है ना, ज़िले में आपने जज देखा होगा, देखा है हाँ या ना भाई, देखा है सभी ने। तो अपॉइंटमेंट उनकी नियुक्ति कैसे होती है वो इसी आर्टिकल में डिफाइंड है, आर्टिकल 233 में। क्लियर, कहाँ डिफाइंड है भाई, कमेंट बॉक्स में बताओ सभी लोग। अगला बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है जो ये आर्टिकल 13(2) बात करता है, 13(2) बात करता है कि स्टेट क्या करेगा, ऐसा लॉ नहीं बनाएगा जो आपके फंडामेंटल राइट का वायलेशन है, ऐसे लॉ को स्टेट को बनाने की कोई अनुमति नहीं है। ये रोक कहाँ लगी है, ये प्रोविज़न आपके 13(2) में बताया गया है कि आपके मूल अधिकार को वायलेट करने वाले ऐसे कोई प्रोविज़न नहीं बनाए जाएंगे या ऐसे कोई भी काम संविधान में नहीं किया जाएगा जो आपके फंडामेंटल राइट का वायलेशन करे। ये 3(2) में बताया गया है। क्लियर, बताओ मुझे, सब पानी पानी हो गया। चलो आगे चलते हैं। बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो सेक्शन है 226, मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्शन है 226, जो बात करता है कि रिट ज्यूरिसडिक्शन ऑफ हाई कोर्ट। अभी हमने रिट ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट पढ़ा था, ये अनुच्छेद 32 में है। जबकि इसी की तरह सेम भाई इसका छोटा भाई हाई कोर्ट 226 में रिट ज्यूरिसडिक्शन की बात करता है। भाई रिट ज्यूरिसडिक्शन कब अप्लाई होता है, जब आपके फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो जाता है। तो हम 5 तरीके के रिटें जारी करते हैं। तो मैं सभी बच्चों से आशा करूँगा वो 5 तरीके के रिटें आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि नहीं भाई, एवरीवन इज़ रेडी फॉर डू इट ओके। चलो मुझे उम्मीद है कि एवरीवन गो फॉर दिस, है ना, तो आप इसके लिए जाएंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। तो ये था आपके कॉन्स्टिट्यूशन के मोस्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स जो आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे वो आने वाले मंथ में, चाहे आपका अभी CUET UG का हो, इससे पहले भी यहाँ से सवाल आए, अभी सारे एग्ज़ाम में ये सब इम्पोर्टेंट हैं। ठीक, चलो जब आप पेपर देकर आए तो मुझे ज़रूर बताएं सर यस सर एकदम पूरा यही आया था। ठीक, आ रही बात समझ में, बिल्कुल इसलिए पढ़ाया जा रहा है भाई, आप पेपर को फोड़ फाड़ दें, है ना, पूरा एकदम कंप्यूटर हिला दें। आज ऐसा ही करेंगे भाई, देखो कंप्यूटर नहीं हिलाना है ना, नहीं तो एग्ज़ाम बंद हो जाएगा। अभी हम लोग बात करते हैं आर्टिकल 38 की, जो इंटरनेशनल कोर्ट जस्टिस की है ना, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। आपकी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, सभी लोग मुझे बताओ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का मुख्यालय कहाँ है और भारत से इस समय कौन वहाँ के न्यायाधीश हैं इंटरनेशनल कोर्ट में, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में भारत की तरफ से कौन न्यायाधीश हैं, और साथ ही साथ कौन भाई ये कहाँ स्थित है ना, इसका मुख्यालय कहाँ है। फिलहाल हम लोग बात करते हैं 38 की अनुच्छेद 38 की, जो आपका इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इंस्टीट्यूट में लिखा है कि जितनी भी कोर्टें हैं, जब कोर्टें किसी इंटरनेशनल मुद्दे को सुलझा रही होंगी तो वो कन्वेंशंस को ज़रूर देखेंगी, कन्वेंशंस, ट्रीटी, ये सब बातें उस देश की कोर्ट ज़रूर देखेगी भाई। RA 38 ये कहता है। और आगे बढ़ो, जो इसी का इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इंस्टीट्यूट का मतलब इस एक्ट का, अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट विद का एक्ट जो है उसका 59 जो सेक्शन है, 59 जो सेक्शन बात करता है, वो कहता है कि ये जो डिसीजन होगा, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जो डिसीजन होगा, सिर्फ उन्हीं 2 पार्टीज़ पर लागू होगा, बाकी किसी पार्टी पर लागू नहीं होगा। क्लियर है भाई, उन्हीं 2 पार्टीज़ पर जो डिस्प्यूट में हैं, जो विवाद में हैं, जैसे भारत और पाकिस्तान लड़ गए, तो अब जो डिसीजन होगा भारत पाकिस्तान पर लगेगा और किसी देश पर नहीं लगेगा ना, तो सिर्फ वो डिसीजन उसी पे है। बाकी दूसरे देश आएंगे तो उनका डिसीजन अलग से किया जाएगा या उन पर अलग तरीके से डिस्कशन होगा। वो पुराने
आज एक दो देश को लेकर कोई डिसाइड हो गया तो अब वो तीसरे चौथे देश पर नहीं लगेगा, जैसे अपने यहाँ लगता है। ठीक, आर्टिकल 51 भाई, अनुच्छेद 51 जो ये किसका है भाई, ये आपका कॉन्स्टिट्यूशन का, ये आपका संविधान का है। 51 क्या बात करता है भाई, छूट गया था वहाँ, तो इंटरनेशनल से रिलेटेड है, यहाँ रखा गया है। 51 जो है आपका अनुच्छेद 51 कॉन्स्टिट्यूशन के आपके संविधान का, ये बात करता है कि भाई हमें क्या करना है, इंटरनेशनल लॉ को प्रमोट करना है, हमें अंतर्राष्ट्रीय विधि का प्रमोट करना है। भाई ये बात कहाँ होती, अनुच्छेद 51 में प्रमोट करता है किसको, अंतर्राष्ट्रीय विधि को। लास्ट आपका जो आर्टिकल है वो है 253, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो ये संसद की शक्ति बताता है, भाई संसद क्या कर सकता है, इंटरनेशनल विधियों के लिए, वो कोई ट्रीटियों के लिए, इंटरनेशनल विधि के लिए जिसमें ट्रीटी है, कन्वेंशंस है, हालांकि ट्रीटी की बात की गई है कि ट्रीटी के लिए वो रूल्स बना सकता है किसके, देश के हित में। तो ये बात करता है आपका 253। ठीक, तो ये ओवरऑल आपके पूरे सेक्शंस रहे। इसमें बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आप मुझसे पूछेंगे तो 76, 165, 50, आर्टिकल 21, 32 है ना, 143, 124, 217, 226, ठीक, और ये 59, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। लेकिन आप अगर पूरा पढ़ ले रहे हैं, हालांकि मैंने आपको अच्छे से बता दिया है, तो सारी चीज़ें आपको अच्छे से याद आ गई होंगी, हाँ या ना। सभी को बताओ सारी चीज़ें एकदम क्लियर हो गई सर, एकदम कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर इसके बाद भी कोई दिक्कत है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, मैं उसको सॉल्व करूंगा और आपके लेवल का वो एग्जांपल दिया जाएगा, आप जिस लेवल पे सोच सकते हैं। ठीक, अगर कोई स्टूडेंट जहाँ तक समझ पाए मुझे ये बताएगा सर मैं इतनी बातें समझ पाया हूँ, इसके आगे नहीं समझ पाया हूँ, तो मैं ये समझ पाऊँगा कि वो स्टूडेंट किस लेवल तक समझ पा रहा है, तो मैं उसको उसके ही तरीके से जवाब दूँगा, है ना, अगले वीडियोज़ में। तो आप बने रहें और लक्ष्य की तरफ बढ़ते रहें। और कुछ बच्चों के लक्ष्य बड़े नज़दीक हैं, आपको कल एक दिन का और वेट करना है, परसों, है ना। तो धीरे धीरे सभी के लक्ष्य उनके पास आएंगे, बस आप सब्र बनाए रखें और स्ट्रांग अपने आप को रखें। और डरने वरने की बात नहीं, आपने जितना पढ़ लिया उतना कोई नहीं पढ़ा है और उतना ही आपके एग्ज़ाम में आने वाला है। ठीक, तो बस आज के लिए इतना ही। मस्त रहें, स्वस्थ रहें और चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।